हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। संडे का टेस्ट कैसा हुआ? संडे टेस्ट अच्छा हुआ मैम। उसमें 11th के भी क्वेश्चंस थे। 11th के तुम लोगों ने कौन कौन से चैप्टर प्रिपेयर करे हुए हैं? उसमें मैंने देखा ना, संडे के टेस्ट में 11th का बहुत ज्यादा था। तो तुमने 11th का कैसे किया? हम जो जो टॉपिक आते थे उनके। अच्छा, बस वही कर लिया है, ठीक है। तुम्हारे पास फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स हैं रिवाइज करने के लिए? मैंने तुम्हारे ग्रुप पे भी शेयर करे हुए हैं। यस मैम। यस मैम। आज ट्यूसडे है ना? यस्टरडे वाज मंडे। ठीक है। स्क्रीन शेयर होगी? यस। ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कैसे किया? डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, करेक्ट। पहला दिया हुआ है एंगुलर मोमेंटम, सेकंड दिया हुआ है टॉर्क, और फिर है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो एंगुलर मोमेंटम की क्या होगी डायमेंशंस? mvr। डायमेंशन फॉर्मूला ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। टॉर्क आर एफ होता है ना? तो अगर इतने से निकल रहा है तो देखो, एंगुलर मोमेंटम का यानी मास का m हो गया, वेलोसिटी का क्या हो जाएगा एल टी माइनस वन, और एक और r हो गया यानी एल स्क्र, एम एल स्क्र टी माइनस वन, यानी ये रहा q, है ना a का। टॉर्क का देखो r इंटू फोर्स, तो फोर्स का क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला बेटा? r का रेडियस का l हो गया, फोर्स का क्या बनता है एम एल टी माइनस टू। एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। एल एक और है तो ये क्या हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया? ये बन गया आर। तो ए का क्यू, बी का आर, ऑप्शन नंबर डी सही है। यस मैम। वीटी ग्राफ। अब ये कह रहा है कि आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी है ओए से लेके ओबी तक, है ना। रेशियो ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी ओए में कितना एवरेज एक्सेलरेशन था, फिर ए बी में। तो देखो ए बी में आपका जो वीटी ग्राफ है वो लीनियर ग्राफ है, यानी ये तो, यानी आपकी एक्सेलरेशन कैसी है? बढ़ रही है ना, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। करेक्ट, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है ना। वेलोसिटी और टाइम का लीनियर ग्राफ आया है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन लीनियरली बढ़ रही है। तो वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा भाई? स्लोप क्या हो? डीवी बाई डी टी।
इसका स्लोप कितना दे रखा है, यही स्लोप कितना बनेगा 10-30 डिग्री, और इसका स्लोप मुझे क्या देगा, वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन। तो यानी ओ से सी तक, यानी इस ओसी लाइन का जो स्लोप है वो 10-30 डिग्री दिया हुआ है। 10-30 डिग्री कितना होता है, 1/√3, करेक्ट। √3। अब देखो बेटा, सी से बी, यानी अब सी पे जब वेलोसिटी पहुंच गई उसके बाद से रिटार्डेशन होना शुरू हो गया। अब तुम्हारी जो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो रिटार्ड हो रहा है, तो उस रिटार्डेशन की एक्सीलरेशन होगी। अब वो एक्सीलरेशन फिर से किससे मिलेगी, स्लोप से, क्योंकि हमारा वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है, ये मेरा वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ का स्लोप एंगल थीटा, ये क्या देता है बेटा, एक्सीलरेशन देता है ना। तो ये एक्सीलरेशन, बीसी वाली एक्सीलरेशन स्लोप से आएगी, कितना, dv/dt, यानी dv/dt मतलब एक्सीलरेशन किसके बराबर है, 1060 डिग्री। 1060 कितना हो जाएगा बेटा जी, √3। अब ये एक्सीलरेशन देखो, रिटार्डेशन बोला था ना मैंने कि रिटार्ड होगा तो एक्सीलरेशन डिक्रीज हो रही है, तो दिस मस्ट बी नेगेटिव स्लोप, है ना, स्लोप नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन भी ले सकते हो, बाकी मॉड में भी लिख सकते हो। अब क्या पूछा है, रेशो, तो अब रेशो क्या हो जाएगा बताओ, OA/OB का 1/√3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो ये कितना होया 1/3, है ना। तो रेशो कितना आ जाएगा बेटा, दोनों एक्सीलरेशन का 1/3। क्लियर हुआ। यस मैम। थर्ड वाला सुनो, थर्ड वाला क्या है, ये अपना एनएलएम का क्वेश्चन है, कई बार कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। इसमें हम लोग क्या बैलेंस करते हैं, टेंशन। ये देखो, अब हमें इसमें टेंशन बनानी पड़ेगी। देखो सबसे पहले तो नीचे वेट एक्ट कर रहा होगा यानी mg का, और यहाँ पर एक टेंशन लग रही होगी, इस वाली टेंशन को नाम दे देते हैं टीसी, सी वाला है तो ये टीसी हो जाएगा। इधर टेंशन लग रही होगी टीबी, और एक बेटा इधर टेंशन लग रही होगी टी ए, सही है। अब जो टीबी वाली टेंशन है, क्या इसके कॉम्पोनेंट हो सकते हैं, देखो जरा, टीबी वाली टेंशन के कॉम्पोनेंट हो सकते हैं। यस मैम। एक तो इधर हो जाएगा, देखो अगर ये एंगल थीटा है तो बेटा ये एंगल थीटा हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल, ये भी 47 डिग्री का हुआ, तो ये कौन सा बनेगा मेरा, टीबी का cos 37, करेक्ट। ऊपर कौन सा बनेगा, टीबी sin 37। क्लियर हुआ। तो अब देखो तुम्हारे, अब तुम्हें फोर्स बैलेंस करने हैं इस सी पॉइंट पे, कैसे करोगे, टी ए किसके बराबर है सारा, टी ए किसके बराबर हो गया, टीबी cos 37 डिग्री, क्लियर। और देखो टीबी sin 37, ये किसके बराबर है, टीसी के, और टीसी किसके बराबर है भाई, सारा का सारा टीसी किसके बराबर है, mg के। क्लियर हुआ। और mg कितना दे रखा है, ये 300 न्यूटन का फोर्स, यही तो यही 300 न्यूटन का फोर्स होगा mg, तो इसको यहाँ पे 300 के बराबर कर दूं। हाँ, तो मेरी टीबी कितनी आ जाएगी, sin 37 का वॉल्यू कितना होता है बताओ, sin 37, sin 37 ये 5 बनेगा, अगर ये एंगल 37 है तो सामने वाली साइड 3 बन जाती है, और ये बन जाएगी 4। तो साइन का फॉर्मूला क्या होगा, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन एच, तो परपेंडिकुलर 3 हो गया, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 5, तो ये हो गया 3/5 इक्वल टू 300। तो टीबी कितना आ गया भाई यहाँ से 500, ये 100 पे कट जाएगा और वो 500 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, टीबी 500 आ गया। तो देखो टीबी तो तुम्हें 500 ही थी, यस मैम। टीसी 300 न्यूटन है, टीसी 300 न्यूटन है, तो यानी ए या सी में से कोई ऑप्शन होने वाला है। अब हमें ए निकालना पड़ेगा। देखो पहली वाली इक्वेशन टी ए इक्वल्स टू टीबी cos 37, टीबी की वैल्यू 500 रखो, टी ए आ जाएगा 500, cos 37 कितना हो जाएगा, देखो cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 4/5, तो ये कितने आ गया 400, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। बोलो ठीक है, यस मैम। वो मैच भी कर लेते हैं। थर्ड का तो ए दे, थर्ड का सी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, यस, इसे कैसे करोगे? फोर्थ वाले को देखो क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, उसको आप a पोजीशन से रिलीज करते हो, और जो पूरा ट्रैक है ना वो कैसा ट्रैक है? देखो स्मूथ ट्रैक है, ठीक है। अभी कह रहा है कि जब पार्टिकल b पे पहुंच गया, मतलब यहाँ पर पार्टिकल पहुंच चुका है, तो हमें नॉर्मल रिएक्शन बतानी है कि नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा होगा, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पर जब पार्टिकल b पे पहुंचेगा तो कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे होंगे? एक तो कांटेक्ट की वजह से ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, नीचे क्या लग रहा होगा? नॉर्मल फोर्स mg, और सर्कुलर मोशन में है तो एक फोर्स और होगा भाई, mv upon r, mv square upon सेंट्रीपिटल r. हाँ, mv स्क्वायर अपॉन r। r क्या हो जाएगा? ये वाली हाइट जो ये हमें दे रखी है, हाइट h। तो अब यहाँ पर बी पॉइंट पे वही तुमसे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पूछी जा रही है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना होगा। और देखो जब भी पार्टिकल इस तरीके से होता है, यानी इनसाइड, ये हम पढ़ते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, अगर पार्टिकल अंदर की तरफ है तो किस तरीके से फोर्स, ये नॉर्मल इधर की तरफ ही mg, और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? बाहर की तरफ लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, mv स्क्वायर अपॉन h, ठीक है। ये नॉर्मल कैसे करोगे? पहले तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, क्योंकि इस बी ब्लॉक पे देखो क्या इक्वेशन बनेगी? नॉर्मल प्लस mg किसके बराबर आ रहा है? नॉर्मल फोर्स mg फोर्स किसके बराबर आया? mv स्क्वायर अपॉन h के, है ना। ये इक्वेशन 1 आई, बात समझ में आई? इसका मतलब मेरे को नॉर्मल फोर्स निकालने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? क्या चाहिए होगा? बोलो, वेलोसिटी चाहिएगी, है ना, क्योंकि सारे ऑप्शन mg में है, तो मेरे को वेलोसिटी चाहिएगी कि नहीं चाहिएगी? हेलो बेटा, yes ma'am. यस मैम। देखो बी पॉइंट पे आपका पार्टिकल है, तो पार्टिकल पे एक तो नॉर्मल फोर्स लगेगा और एक वेट लगेगा, तो दोनों डाउनवर्ड्स की डायरेक्शन में लगेंगे। देखो इस तरफ है ना, ऐसे है आपका ब्लॉक, यहाँ ब्लॉक पे मास तो नीचे ही लगेगा, नॉर्मल भी कहाँ लगेगा? इधर की तरफ। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स लगाएंगे, कौन सी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि किसके बराबर होगी? mv स्क्वायर अपॉन h के बराबर। बैलेंस कर दिया। अब हमने देखा कि मुझे वेलोसिटी चाहिए, अब वेलोसिटी कहां से आएगी? एनर्जी कंजर्वेशन से। कहां से? एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन कहां से कहां लगाएंगे? ए से लेके बी तक। बात समझ में आई? ए से लेके बी तक एनर्जी कंजर्वेशन, यानी क्यों लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन में? वर्क एनर्जी थ्योरम क्यों नहीं लगा रही? क्योंकि देखो एक ही फर्क है कि एनर्जी कंजर्वेशन कब लगा सकते हैं? जब मेरे पास कौन सा फोर्स ना हो? कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो, तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकती हूँ। बात समझ आई? तो यहाँ पर कोई भी मेरे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, जैसे मेरे पास फ्रिक्शन नहीं है, तुम्हारे भाषा में बोलूं, अगर यहाँ फ्रिक्शन होता तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते, और अगर फ्रिक्शन नहीं है तो क्या लगा सकते हो? एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है? टोटल एनर्जी ए पर इक्वल्स टू टोटल एनर्जी बी पर। बेटा क्यों नहीं लगा सकते एनर्जी कंजर्वेशन अगर फ्रिक्शन मौजूद होगा? तो क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है? एनर्जी को खाने का काम करेगा, तो हमारी कुछ एनर्जी किसके अगेंस्ट जाएगी? फ्रिक्शन के अगेंस्ट जाती है ना। तो वहां पर टोटल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा के क्या लगाते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो
अब देखो ए पर कौन सी एनर्जी है, सारी पोटेंशियल एनर्जी। एम जी कितनी हाइट पे है ऑब्जेक्ट, 3h। बी पर कितनी हाइट पे है ऑब्जेक्ट, एम जी 2h, ये वाला h और ये वाला h, करेक्ट। प्लस बी पर वेलोसिटी कितनी है, हाफ एम वी स्केयर। तो ये कितना आया देखो, 3 mgh माइनस 2 mgh इक्वल्स टू हाफ एम वी स्केयर। ये कितना आया, mgh इक्वल्स टू हाफ एम वी स्केयर, एम से एम कैंसिल हो गया बेटा। वेलोसिटी का स्केयर कितना आया, 2gh, वी स्केयर आया 2gh, है ना। अब ये वैल्यू नॉर्मल में रख दो, एम वी स्केयर कितना आया, 2gh रख दो अपॉन h माइनस एम जी। h से h कट गया, 2 mgh माइनस एम जी, नॉर्मल कितना आया, mg के बराबर। कितना आया बेटा, mg के बराबर। तो नॉर्मल फोर्स शुड बी इक्वल्स टू mg। बताओ क्लियर हुआ। Yes, ma'am. सही है। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करोगे, क्या बोल रहा है, हमारे पास दो रिंग्स हैं जिनका मास m है और एक का मास 2m है, हैविंग सेम रेडियस, दोनों की रेडियस सेम दी हुई है। इफ मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑन बोथ द रिंग इज नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो ये बोला है कि जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है पी पे। तो बेटा मुझे एक बार बताओ, आपके पास अगर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जाए पी पॉइंट पे, तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना बताते, बोलो भाई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बताओ, कूलॉम्स लॉ ये पढ़ा है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, चलो रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, KQ/R²। अरे रिंग की वजह से, स्फेयर नहीं रिंग, तुम स्फेयर की वजह से बता रहे हो। हम्म, कौन बताएगा रिंग का फॉर्मूला, भाई तुम्हें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं पता तो ग्रेविटेशन कैसे पढ़ाऊंगी मैं। इलेक्ट्रिक का बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बता दो, रिंग की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। हम्म, KQ/R²। वो स्फेयर का होता है बेटा, मैं रिंग का पूछ रही हूँ। रिंग का पूछ रहे हैं, रिंग का। बताओ, KQ/R। बेटा मैं कह रही हूँ कि मुझे रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ एक्सियल पॉइंट पे। KQ/R² + X² 3/2। हम्म, इसमें एक और टर्म खा गए एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है रिंग की वजह से के कैपिटल क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है रिंग की वजह से। पोटेंशियल कितना हो जाता है, पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2।
तो सेम तुम्हारा ग्रेविटेशन में चलता है। तो ग्रेविटेशन का पोटेंशियल चार्ज की जगह किसकी वजह से होगा? मास की वजह से, ठीक है। वहां पर चार्ज है, ग्रेविटेशन में मास होता है, तो ये कितना बनेगा? बस यहाँ पे पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल होता है, याद रखना। माइनस के, क्यू की वजह क्या हो जाएगा? एम। के की जगह कौन सा वो लगता है यहाँ पे कांस्टेंट? जी। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। अब देखो ये पी पॉइंट इसका एक्सियल पॉइंट है। अब चाहे अंदर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या कैसा भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो, पी पॉइंट पे अगर मैं बात करूंगी तो पी पॉइंट पे टोटल मास इनक्लोज्ड हो गया। पी पॉइंट पे टोटल मास आ गया, तो मेरा जो पोटेंशियल रहेगा पी पॉइंट पे यही रहने वाला है, ठीक है, दिस वैल्यू। अब क्या पूछा है? पॉइंट पी पे। तो पॉइंट पी पे देखो तुम्हारे पास दो रिंग है, रिंग 1 और रिंग 2। रिंग 1 से पॉइंट पी कितनी दूरी पर है भाई? ये वाली डिस्टेंस बताओ। सेंटर टू सेंटर 1.53 आर दे रखा है। दिस डिस्टेंस इज 3 आर, है ना। ये मास m है और ये 2m है। ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? मुझे तो x क्या है बेटा? x की वैल्यू ये वाली डिस्टेंस होती है ना, देखो ये तो मेरी रेडियस हो गई। अब मुझे ये वाली x चाहिए कि नहीं चाहिए? x यही तो होती है। ये है r, है ना बेटा। ये वाली डिस्टेंस को हम कहते हैं x की, जिस पॉइंट पे आपको फील्ड निकालना है। ये वाली डिस्टेंस बनती है हमारी r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, समझ आई। अब x बताओ क्या होगा इस m के लिए? बताओ x की वैल्यू कितनी होगी? रेडियस दोनों की आर आर है, सेंटर टू सेंटर 3 आर डिस्टेंस है, 1.5 आर बन जाएगा क्या x की वैल्यू? हाँ जी। है ना। तो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी बेटा? 1.5 ही तो बनेगी। x की वैल्यू 1.5 रखेंगे तो कितनी हुई? -gm अंडर रूट 1/2 है। x 1.5, 1.5 का स्क्वायर कितना होगा? 1.5 का स्क्वायर और ये बनेगा 1. 1 सेकेंड, 15 2.25 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये कितना बनेगा? 3.25 और उसका रूट 325। Respectively having same radius, then the gravitational potential at point P, ये वाला 2m डिस्टेंस होगा। देखो having same radius are placed coaxially, इसमें डिस्टेंस, ओहो ठीक है, 1 सेकेंड बेटा सुनो ध्यान, एक चीज देखो भाई, ये सेंटर से लेके पी की दूरी r दी तो हुई है हमें, है ना। ये देखो इसमें r ऑलरेडी दी हुई है कि x की वैल्यू ये r हो जाएगी, तो ये r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2r स्क्वायर, ठीक है। तो पोटेंशियल कितना आया? -gm अपॉन √2r। क्लियर हुआ? अब ऐसे ही जो सेकंड वाली रिंग है वो कितना पोटेंशियल बनाएगी? vp ड्यू टू सेकंड रिंग -gm अंडर रूट ऑफ, ये वाला कितना बनाएगा? देखो इसका मास 2m है तो मास 2m लिखोगे 2। अगर ये डिस्टेंस r है तो ये कितनी हो जाएगी? टोटल 3r है तो ये 2r हो जाएगा, करेक्ट। r स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर करोगे 4r स्क्वायर, तो ये हो गया -gm अपॉन √5r। तो ये दोनों इक्वेशंस बनेंगी, तो दोनों माइनस का साइन है, क्या कौन सा फॉर्मूला बनेगा? एक प्लस हो जाएगा।
विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए ही दिख रहा है ना, अपॉन √2 और √5, यानी ऑप्शन 1 करेक्ट। भाई कुछ पल्ले पड़ा? कुछ नहीं करा, बस एक्स की वैल्यू रखी है, एक बार रिंग 1 के लिए और एक बार रिंग 2 के लिए। हेलो, Yes, ma'am. समझ आया? एक बार रिंग 1 के लिए भाई पी पे पोटेंशियल दोनों रिंग पे की वजह से होगा, फर्स्ट रिंग की वजह से भी होगा और सेकंड रिंग की वजह से भी होगा। पहली वाली रिंग का डिस्टेंस कितना है? एक्सियल r, सेकंड के लिए वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2r, क्योंकि टोटल 3r डिस्टेंस है। समझ आ गया? Yes, ma'am. 11th कैसे करके आए हो? इलेवेंथ कैसे अप्लाई करेंगे? देखो क्या, ये तो पहले भी बताया हुआ क्वेश्चन है कि -q चार्ज रखा हुआ है सेंटर से इतनी दूरी पे, रिंग इज फिक्स्ड, इस रिंग को फिक्स कर दिया है, ठीक है। चार्ज कैपिटल Q जो है इस रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी कितनी है ये पूछ रहा है कि जब चार्ज Q को रिलीज किया जाएगा और जब वो सेंटर पे पहुंचेगा तो उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज व्हेन इट इज रिलीज्ड एंड रीच द सेंटर ऑफ द रिंग विल बी। तो काइनेटिक एनर्जी पूछी है जब इसको रिलीज किया जाएगा, व्हेन इट विल रिलीज। तो कैसे करोगे बताओ? एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्या यहाँ? हम्म, तुम तो कुछ नहीं बता रहे हो। Yes, ma'am. कैसे कैसे लगाओगे बताओ? सोचो। इस पॉइंट को आपने देखो माइनस चार्ज Q ए पे रखा हुआ है, आपको यहाँ सेंटर O पे भेजना है, ठीक है। जब ये चार्ज O पे आएगा तो इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? दसो कैसे निकालोगे? काइनेटिक एनर्जी कैसे रिलेट करोगे? हम क्या निकाल सकते हैं? क्या वर्क डन निकाल सकते हैं? -q चार्ज को A से O पर लाने पे कितना वर्क डन लगेगा? वर्क डन लिख सकते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज मल्टीप्लाई बाय चेंज इन पोटेंशियल, यानी V फाइनल माइनस V इनिशियल। कितने चार्ज को ले जाना है? -q चार्ज को। फाइनली कहां ले जाओगे? O पे। स्टार्ट कहां से करेंगे? A से। तो O पॉइंट और A पॉइंट का हम इनिशियल पोटेंशियल लिख सकते हैं, रिंग की वजह से हमें लिखना आता है। और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिख सकती हूँ मैं ये। तो फाइनली देखो, इनिशियली तो ये कहां पे था? ए पे था। तो इनिशियल तो इसके पास कोई एनर्जी, ये क्या किया है देखो, व्हेन इट इज रिलीज, तो रिलीज किया हुआ है, मतलब पहले रेस्ट पे था, ठीक है। तो इनिशियल तो कोई एनर्जी है ही नहीं, फाइनली कितनी होगी वो निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल यानी O पॉइंट पे -q V0 माइनस VA। बेटा अब बताओ हम V0 और VA कैसे निकालेंगे? चलो, V0 पे कितना पोटेंशियल होगा? अगर रिंग के अंदर चली जाऊं तो रिंग के अंदर कितना पोटेंशियल होगा? रिंग के अंदर, अभी रिंग का आपने फॉर्मूला लिखा था रिंग के पोटेंशियल का, KQ अपॉन x² प्लस R² की पावर 1/2, ये फॉर्मूला लिखा था। अगर मैं इसके सेंटर पे चली जाऊंगी O पे, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। भाई सेंटर पे, एट सेंटर x क्या हो गया? 0। x 0 हो गया तो VO कितना हो जाएगा सेंटर पे पोटेंशियल? KQ अपॉन R² की पावर 1/2 यानी R ओनली। तो O का तो पोटेंशियल ये हो गया।
अब बताओ क्या आप 2√2 पे पोटेंशियल लिख सकते हो ए पॉइंट पे? चलो मुझे वी ए निकाल के बताओ कितना होगा। फॉर्मूला तुम्हारी स्क्रीन पे है। मुझे ए का पोटेंशियल निकाल के बताएंगे सारे बच्चे कि ए पे कितना पोटेंशियल है। चलो अंजलि, के ए क्यू पे क्या बस पोटेंशियल? हाँ बोलो, के क्यू बाय 3r। 3r आ रहा है क्या? लेट्स चेक। क्या लिखेंगे हम? के क्यू अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा जी? 2√2। तो 2√2 का स्क्वायर कितना लिखोगे? 2 2 जा 4, और ये √2 है तो √2 कितना हो जाएगा? 2। 4 2 जा 8 है। ये तो 8r² प्लस r² की पावर 1/2। तो कितना हुआ? 9r²। तो के क्यू बेटा 3r हो जाएगा, राइट? के क्यू बाय 3r यस मैम। माइनस क्यू। ओ का पोटेंशियल कितना आया? के क्यू बाय आर माइनस के क्यू अपॉन 3r। हाँ जी, कितना अब कितना बना ये? इसको बताओ, इसका बताइए बेटा जी। 3r एलसीएम ले लूं तो ये 2 के क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यही काइनेटिक एनर्जी होगी। तो देख लो इसमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। के को ओपन कर लो, के ओपन किया हुआ है इन्होंने। तो मेरा आंसर आया, काइनेटिक एनर्जी आया 2/3 के को ओपन करना पड़ेगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये 2 पे कटा तो 3 दूनी 6। तो बेटा क्यू क्यू अपॉन 6 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कौन सा ऑप्शन? सी आ गया। जी। तो ऐसे सोचना पड़ेगा तुम्हें कि हमें काइनेटिक, देखो काइनेटिक एनर्जी जहां आ गई मतलब वर्क डन ही है। जहां काइनेटिक एनर्जी तुम्हें दिख जाए वहां पर वर्क डन से ही काम बनेगा। एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा या वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगी, वही कुछ ना कुछ मसाला लग रहा होगा, बस वही ढूंढना है। क्लियर हुआ? टेंथ बताइए जी, टेंथ कैसे करके आए हैं बेटा? ये अभी हाल फिलहाल ही कराया हुआ है। ये तो अभी हाल फिलहाल में कराया हुआ सवाल है, क्लास में भी कराया है। बोलो क्या फॉर्मूला होता है अगर परफेक्टली एब्जॉर्ब हो रहा है? तो क्या फॉर्मूला है परफेक्टली एब्जॉर्प्शन का? आई भाई बाय सी। है ना, परफेक्टली एब्जॉर्प्शन है। तो तुमने ये किसका बताया है? प्रेशर का, करेक्ट। प्रेशर का फॉर्मूला मेरे पास बनता है आई अपॉन सी, है ना? ये बेटा बनेगा। अब देखो इंट आई होती है इंटेंसिटी। अब जरा यहाँ पे देखो मुझे गिवन क्या है? 100 वॉट यानी पावर गिवन है। मुझे पावर गिवन है, ऊपर से मुझे कुछ रेडियस दी हुई है, और ये कह रहा है कि जो 66% है वही किस में कन्वर्ट हो पा रहा है? वही लाइट में कन्वर्ट हो पा रहा है। तो मैं यहाँ से इफेक्टिव पावर निकाल लूंगी, ऐसा हमने क्लास में भी क्वेश्चन किया था। यहाँ से मेरे पास इफेक्टिव पावर आ जाएगी। ठीक है, अब बताओ अब इंटेंसिटी से पावर को कैसे रिलेट किया जाए? इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है क्या? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या बन जाता है? पावर। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखो क्या हुआ? पावर अपॉन एरिया बेटा, करेक्ट।
तो आप जब प्रेशर लिखोगे तो प्रेशर में फॉर्मूला बना, क्योंकि इंटेंसिटी है नहीं तो कन्वर्ट करो, तो इंटेंसिटी को क्या लिखोगे अब, पावर अपॉन एरिया, और जो सी चल रहा था बेटा एज इट इज, बोलो ये फॉर्मूला हो गया, है ना। अब सबसे पहले इफेक्टिव पावर निकालेंगे। इफेक्टिव पावर कैसे निकाली जाए, 66% ऑफ 100 वाट, है ना। बताओ बेटा जी। हम्म, कर लोगे। पावर इफेक्टिव कैसे निकालोगे, इफेक्टिव पावर 66% ऑफ 100%, 100, तो 100 का 66% कितना हो जाएगा, 66 ही हो जाएगा, करेक्ट। तो पावर प्रेशर जब लिखोगे तो पावर कितनी लिखोगे, 66, सी की वैल्यू 3 × 10⁸ एरिया क्या हो जाएगा बताओ, एरिया ये हो जाएगा स्फेरिकल चेम्बर का 4πr², 4πr, रेडियस कितना है 0.101, करेक्ट। स्फेरिकल बल्ब है ना, तो स्फेरिकल बल्ब का एरिया यही बनेगा 0.10 की स्क्वायर। बताओ कर लोगे अभी वाला क्वेश्चन, हो जाएगा ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बस इफेक्टिव पावर लिखनी थी। एरिया ये तुम्हें दिया ही हुआ है, स्फेयर है तो इसका एरिया कितना बनेगा 4πr² लिख दिया, रेडियस 0.10 मीटर, सी की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। 13th कैसे करोगे, कैसे करेंगे इस वाले को बताओ। बताओ 13th, भाई ये वाला कैसे करोगे, कैसे करके आए हो इस वाले क्वेश्चन को।
सीरीज पैरेलल में ही करना था ये क्वेश्चन। मैम 2 ओम और 3 ओम पैरेलल में है। हम्म, देखो इसको मैं अभी बताती हूँ कैसे करना है। ये तुम्हारे पास सर्कल है तो तुम्हें देखो पोटेंशियल लिखने पड़ेंगे। जैसे मान लो ये पॉइंट 6 वोल्ट पे है तो ये 0 पे होगा जब 6 वोल्ट बनेगा। अगर ये 6 वोल्ट है तो ये भी 6 होगा, ये वाला भी 6 वोल्ट बनेगा, ठीक है। अगर ये पॉइंट 0 पे है तो यहाँ भी 0 बनेगा क्योंकि बीच में ड्रॉप नहीं हो रहा, तो और ये वाला भी यहाँ पर कितना बनेगा 0, और ये यहाँ पे 6। यहाँ बीच में कुछ पोटेंशियल होगा क्योंकि यहाँ पे 6 के बाद कुछ रेजिस्टेंस आया है, कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप यहाँ पर होगा, यहाँ कुछ पोटेंशियल मानना पड़ेगा x। अब तुम्हारे पास सारे रेजिस्टेंस किसी पोटेंशियल के बीच में है, तुम्हें सबको 0 और 6 के बीच में लगाना है। तो देखो मैं मान लेती हूँ 0 और 6 के बीच में लगाते हैं, ये 0 है ये x है, तो 0 और x के बीच में कितना लगा हुआ है 1.5, ये x पे, और 0 और x के बीच में एक ही है, बाकी x और 6 वोल्ट के बीच में कितने हैं, एक तो ये x और 6 के बीच में ये 6 ओम है, और एक ये 2 ओम वाला लगा हुआ है, बाकी ये 3 ओम लगा हुआ है 0 और 6 के बीच में, तो 0 और 6 के बीच में यहां आ जाएगा ये 3 ओम वाला। ये सर्किट बन गया। यहां से एक काम करो, आर इक्विवेलेंट निकालो कितना आ रहा है, और फिर V इक्वल्स टू आई आर लिख के क्या निकालो, करंट, ठीक है। पोटेंशियल तो 6 वोल्ट है ही, आई आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट निकालो। एवरीवन करेंगे, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें। C. ठीक है, तो 4 बनेगा क्या, Yes, ma'am. 2 और 6 का हो जाएगा समथिंग, उसके साथ सीरीज में हो जाएगा, तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सीरीज और पैरेलल में कर लेना, हो जाएगा। ये तो आसान क्वेश्चन है। अगला वाला बताओ 14th कैसे करेंगे। फोर्टींथ में क्या पूछा है, स्टडी स्टेट में है तो कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, ये वाले क्वेश्चन भी कई बार करा चुकी हूँ। अगर मुझे इस कैपेसिटर का चार्ज चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इस के अक्रॉस पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, करेक्ट। और जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा होता है स्टडी स्टेट में, उस ब्रांच में करंट नहीं जाता, तुम्हारा सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा दोबारा। ठीक है, ये 4 ओम वाला, ये 10 ओम और ये 15 ओम, बात समझ में आई। और ये 12 वोल्ट, तो यानी इस ब्रांच में करंट नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ कौन जुड़ा हुआ है, कैपेसिटर। तो याद रखना कैपेसिटर अगर स्टडी स्टेट में है तो उस ब्रांच में करंट कितना हो जाएगा, 0, या उस ब्रांच को हटा सकते हो। तो अगर इस कैपेसिटर में चार्ज पूछा है तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स टू CV। तो कैपेसिटेंस तो दिया ही हुआ होगा इसका 5 माइक्रोफेराड, मुझे पोटेंशियल चाहिए होगा। तो अब देखो ए बी जिस ब्रांच से जुड़ा हुआ है और जो CD है वो दोनों पैरेलल में पोटेंशियल सेम होगा, तो तुम CD ब्रांच का पोटेंशियल निकाल लो। तो CD ब्रांच का पोटेंशियल कैसे निकालोगे, V इक्वल्स टू आई आर, सबसे पहले क्या निकाला जाएगा, R इक्विवेलेंट, है ना। उसके बाद सर्किट में करंट निकालो कि सर्किट का करंट कितना है,
उसके बाद निकल जाएगा पोटेंशियल, जितना इसमें करंट जाएगा V इक्वल्स टू आई आर से। तो सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकाल के बताओ बेटा कितना आ रहा है। फोर्टी सिक्स 46 तो ऑप्शन में ही नहीं है। हेलो, आर कितना आ रहा है आर इक्विवेलेंट? फोर्टी सिक्स 46 तो 36 बोलो, ये तो अच्छा आप बोल रहे हो आर इक्विवेलेंट आ रहा है इतना। 10 और 5 ये दोनों पैरेलल में है, तो 10 और 5 का पैरेलल कितना बनेगा? 10 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 25, ठीक है। तो ये कितने पे कट होगा? 5 5 5 5 5 25, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो आर इक्विवेलेंट आया 6। 6 और 4 10 है। तो पोटेंशियल आर इक्विवेलेंट तुम्हारा 10 बन रहा है, V कितना है 12, अपॉन 25 इक्वल्स टू आई। ये कितना बनेगा बेटा 12 अपॉन 25? करो डिवाइड। 12 अपॉन 25 0. 12 अपॉन 10, करंट टोटल कितना आया है? आर इक्विवेलेंट 10 आया ना, 12 अपॉन 10 कितना बनेगा? 1.2, 1.2 एम्पियर, ठीक है। तो अब करंट डिस्ट्रीब्यूट करो, 10 ओम वाले में कितना जाएगा? हेलो, हाँ हो जाएगा। करंट आ गया 1.2 एम्पियर। तो बेटा इस सीडी वाली ब्रांच और जो ये तुम्हारी 15 ओम वाली ब्रांच है, इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। इसमें मान लो I1 जा रहा है और इसमें कुछ करंट जाएगा I2, तो मुझे I1 चाहिएगा। तो I1 कितना हो जाएगा? करंट डिवाइड होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो ऊपर 15 अपॉन टोटल कितना हो जाएगा? 10 और 5 25 मल्टीप्लाई बाय 1.2 एम्पियर। तो 5 दूनी 5 3 जा और ये 5 5 जा, तो I1 आया 3/5 ऑफ 1.2। तो ये कितना बनेगा? 3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 1.2, 0.72। तो बेटा इस ब्रांच में 0.72 करंट जा रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? I1 इंटू रेजिस्टेंस। तो I1 0.72, रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम। तो ये कितना हुआ? 7.2 समथिंग आ रहा है पोटेंशियल, ठीक है। तो चार्ज कितना हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 7.2 समथिंग, करो 36। तो कितना आया चार्ज? 36 माइक्रो कूलम्ब आ गया। यस मैम।
अब बताओ 15th कैसे करेंगे, क्या करके आए हो इस वाले में? लॉन्ग वायर है, वाई जेड प्लेन में दिखा, ये दी हुई है कि तुम्हारा क्या है कि जो वायर आई है, द लीनियर पार्ट्स आर वेरी लॉन्ग एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस में है तुम्हारी ये वायर, यानी कंपोनेंट 1, ये कंपोनेंट 2 होगा और ये कंपोनेंट 3 होगा। करेक्ट? इन तीनों की वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड लिखनी होगी सेंटर पे। करेक्ट? तो पहले की वजह से बताओ, देखो मैग्नेटिक फील्ड एट ओ किस किस की वजह से होगी? 1 की वजह से, 3 की वजह से और 2 की वजह से। करेक्ट? तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड एट 1, तो ये कैसी वायर है? लॉन्ग वायर है। लॉन्ग वायर की वजह से फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये फॉर्मूला बनता है 1 की वजह से। करेक्ट? बट अब एंगल देखो, अगर मैं इस वायर का पॉइंट लिखूं ए और ये पॉइंट लिखूं बी, तो बी पॉइंट तो बेटा यहीं पे इसी एंगल पे आ गया, तो ये तो 0 हो गया। ए लॉन्ग वायर है, तो लॉन्ग वायर यहाँ पे कितना एंगल बनाएगी? फिर लॉन्ग वायर 90 डिग्री बनाती है इस तरीके से, तो एक 0 हो गया और एक 90 डिग्री हो गया, तो कैसी वायर होगी? इस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, यही बनेगा इसका फॉर्मूला। साइन थीटा एक 0 हो गया और एक 90 हो गया, तो वो 1 बना देगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर। अब इसकी डायरेक्शन देखो कि डायरेक्शन क्या होगी, बताओ डायरेक्शन कितनी होगी इसकी? डायरेक्शन बताओ बेटा कहां पर होगी मैग्नेटिक फील्ड की, इस वायर की वजह से जो कि एक्स एक्सिस में है। देखो वायर एक्स एक्सिस में है, आपको यहां पर फील्ड निकालनी है इस ओ पॉइंट पे, करंट इस डायरेक्शन में है, तो कैसे निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? तो मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, तो एक्स कहाँ है? या तो इन द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन, यही तो होगी एक्स डायरेक्शन। देखो वाई ऐसे हो गई, ठीक है, जेड इस बार ऐसे मान ली, तो एक्स कहाँ होगी बेटा? या तो एक्स इनटू द प्लेन है या आउट ऑफ द प्लेन है। अगर करंट की डायरेक्शन ये वाली बनाई हुई है जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है, ये इनवर्ड है, तो मतलब तुम्हारा करंट कहाँ जा रहा है? करंट इनवर्ड डायरेक्शन में है, तो करंट की डायरेक्शन में क्या रखोगे? अपनी फिंगर्स इनवर्ड। देखो हम क्या, बायोट सावर्ट लॉ क्या कहता है? म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब, यही करते हैं, यही लिखते हैं। ये मुझे देता है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलेगी? मुझे क्या करना पड़ेगा? डीएल क्रॉस आर वेक्टर करना पड़ेगा, तभी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो डीएल कौन सी डायरेक्शन लेते हैं? डीएल इज द डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा, है ना। डीएल कौन सी डायरेक्शन होगी? करंट वाली डायरेक्शन। तो बेटा करंट किस डायरेक्शन में है तुम्हारा? देखो माइनस एक्स एक्सिस में, जो कि अंदर है प्लेन के, इस तरीके से। तो तुम्हें अपनी पाम कहाँ रखनी पड़ेगी? आर में, तो आर किधर की तरफ है? इधर की तरफ, इस तरीके से। तो तुम्हारा थंब किसकी डायरेक्शन देगा? मैग्नेटिक फील्ड की। पाम रूल लगा रही हूं मैं, राइट हैंड पाम रूल, डीएल क्रॉस आर। डीएल यानी मैग्नेटिक फील्ड, जो तुम्हारी फिंगर्स हैं उनको करंट की डायरेक्शन में, विच इज इनवर्ड्स। पाम किसकी तरफ होनी चाहिए? आर वेक्टर की तरफ। आर वेक्टर कहाँ है? ओ की तरफ। तो तुम्हारा थंब कहाँ जा रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आई? माइनस के कैप। तो यहाँ क्या लिखोगे? माइनस के कैप। ठीक है, सॉरी माइनस के नहीं, माइनस डाउनवर्ड्स में कौन है? हाँ जेड एक्सिस है ना, तो यानी ये यहाँ पर जेड बनेगा, माइनस का जेड, तो इसलिए माइनस के कैप। B3 वाला देखो भाई, 3 क्या है? सेमी सर्कल, इस तरीके से। तो मैग्नेटिक फील्ड फिर कहां से आई? अंदर। और अंदर कौन है? अंदर कौन सी डायरेक्शन है? नेगेटिव एक्स एक्सिस,
यानी आई कैप। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेमी सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 4r। डायरेक्शन क्या लिखोगे बताओ, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, करंट की डायरेक्शन में अपनी चारों उंगलियां, और तुम्हारी जो थंब है वो अंदर की तरफ आ रहा है। अंदर कौन सी डायरेक्शन है, माइनस एक्स एक्सिस, माइनस आई कैप प्लस B2 वाली बताओ बेटा, B2 की डायरेक्शन क्या होगी, देखो करंट अब की बार B2 में बाहर की तरफ आ रहा है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, और एक्स एक्सिस कहाँ होगी फिर, बाहर की तरफ। तो अपनी उंगलियां बाहर की तरफ रखो, लेकिन तुम्हारा जो पाम है वो कहाँ होना चाहिए, O की तरफ। तो कैसे होगा ऐसे, उंगलियां बाहर और O की तरफ तुम्हारी हथेली, तो थंब कहाँ जा रहा है, फिर से थंब कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। तो यानी फिर से किस डायरेक्शन में हुई, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, किस डायरेक्शन में आएगा, माइनस के कैप। तो बेटा मैं कॉमन क्या ले लूं, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr कॉमन ले लूं, ये माइनस के 2 हो जाएंगे, देखो 2 माइनस के प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4r इंटू माइनस आई कैप। तो बाहर क्या ले लिया जाए, म्यू नॉट आई अपॉन 4πr बाहर ले लिया जाए, अंदर क्या बचेगा, पाई का आई कैप, देखो माइनस में है तो माइनस बाहर निकालो, और मल्टीप्लाई में क्या, अच्छा मल्टीप्लाई क्यों, प्लस का बचेगा ना, प्लस में ये क्या बचेगा, 2 का के कैप। बोलो तो कौन सा ऑप्शन सही है, आई थिंक ऑप्शन नंबर बी सही है, देखो क्लियर हुआ। ठीक समझ आ रहा है, हेलो बेटा, भाई क्या हुआ, हेलो एवरीवन, ठीक है। 16th बताओ, 16th कैसे करेंगे, राइट हैंड पाम रूल लगाना आता है तुम्हें, पाम रूल, यस मैम। ठीक है, बस पाम रूल लगा के तुम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। 16th बोलो, ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड, अगर तुमने मैग्नेटिज्म एंड मैटर पढ़ा है तो काम हो जाएगा। तो कैसे करेंगे जी बेटा, क्या फॉर्मूला है मैग्नेटिज्म और इसमें ससेप्टिबिलिटी और परमेबिलिटी में, एक फॉर्मूला है छोटू सा, देखो ये फॉर्मूला है, म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट 1 प्लस जाई, ठीक है, जाई को बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये जो जाई मैंने ये लिखा है दिस इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। पर ये तुम्हारी परमिएबिलिटी है म्यू नॉट, ठीक है, वैक्यूम की, यानी ये म्यू नॉट गिवन है, और ये एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी है, वो तुमसे पूछा जा रहा है। तो एब्सोल्यूट यानी म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट कितना दे रखा है, 4π 10 की पावर -7 1 प्लस जाई, जाई कितना है 499, ये रखना था, कर लोगे 499 अप्रोक्सीमेट 500 भी ले, ये 500 बन जाएगा, 500 मल्टीप्लाई 4π इंटू 10 की पावर -7, क्लियर। ये जी। मैग्नेट, ये मैटर वाला एक बार इसकी सिर्फ थ्योरी है, तुम अपने मॉड्यूल से सिर्फ थ्योरी पढ़ लेना, 2 पेज की थ्योरी है, ठीक है, सिर्फ 2 पेज की। 17th बताइए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 17, ये देखो तुम्हारे पास ये रॉड है एक्स वाई, एक कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ इज स्लाइडिंग विदाउट फ्रिक्शन ऑन द कंडक्टिंग रेल AB, कंडक्टिंग रेल AB एंड CD, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B एग्जिस्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रेल। तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। तो एक बार बताओ, अगर मैग्नेटिक फील्ड के में मैं
मान लो मेरे पास यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है बेटा आउटवर्ड डायरेक्शन में। इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं अगर किसी भी लीनियर वायर को v वेलोसिटी से मूव कराऊंगी तो क्या जनरेट होती है? ईएमएफ। ईएमएफ बनती है। ईएमएफ बनती है तो कौन सा फोर्स लगता है यहाँ पे? अगर ये वायर है कंडक्टिंग वायर तो कौन सा फोर्स लगेगा भाई? इस वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वायर है तो फोर्स लगेगा ना मैग्नेटिक फील्ड में। कंडक्ट कितना फोर्स लगता है वायर पे? BIL फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर IBL। और नीचे कौन सा फोर्स लग रहा होगा इस पे? mg। और ऊपर क्या लग रहा होगा? IBL। बैलेंस कर दो इनको, BIL इक्वल्स टू mg। करेक्ट। अब ईएमएफ भी जनरेट हो रही है। क्यों ईएमएफ क्यों जनरेट हो रही है? क्योंकि तुम्हारी ये कहाँ रखी हुई है? मोशन में है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है। तो मेरे पास कितना ईएमएफ जनरेट होता है? BLV। याद है BVL पढ़ाया था। करंट कितना हो जाता है? BVL अपॉन रेडियस R। इसमें I उठा के रख दो तो ये हो जाएगा B स्क्वायर VL स्क्वायर अपॉन R इक्वल्स टू mg। और मुझसे पूछा क्या है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? mgr अपॉन B स्क्वायर और L स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? याद है ये चीजें? भूल गए? EMI में पढ़ाया था बेटा जी एक एक चीजें। EMF कैसे जनरेट होती है, सारी चीजें कराई हैं। हेलो, भूल गए क्या? भूल गए ना? सेवनटीन्थ बताओ कैसे करेंगे? एटीन, सॉरी। मिनिमम डेविएशन का, वाह ये तो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। मिनिमम डेविएशन में कई बार क्लास में कराया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मिनिमम डेविएशन का जब एक कॉन्सेप्ट आता है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। कौन बताएगा? म्यू इक्वल्स टू साइन A प्लस डेल्टा M, यानी मिनिमम डेविएशन अपॉन 2, और ये आता है फिर साइन A/2, है ना। A क्या होता है? एंगल ऑफ प्रिज्म। डेल्टा M इज योर मिनिमम डेविएशन। तो तुम्हें देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है √2, रिफ्रैक्टिंग एंगल दे रखा है 60 डिग्री। रिफ्रैक्टिंग एंगल यानी एंगल R दिया हुआ है। तो मिनिमम डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है। तो बेटा कैसे लिखते हैं यहाँ पे बताओ? मिनिमम डेविएशन किसके बराबर होगा, या फिर एंगल ऑफ डेविएशन किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ डेविएशन I प्लस E माइनस A, है ना। I प्लस E माइनस A, यही तो फॉर्मूला होता है। और अगर मेरे पास मिनिमम डेविएशन है तो I को किसके बराबर होना पड़ता है? I शुड बी इक्वल्स टू E के बराबर। तो मिनिमम डेविएशन में हम E को I लिख देंगे क्योंकि इंसिडेंस का एंगल पूछा है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2I माइनस A। करेक्ट? समझ में आया? तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? एंगल I 2I इक्वल्स टू डेल्टा M प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको 2 से डिवाइड कर दो तो देखो कितना हुआ? I आया मिनिमम डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाय 2। बोलो तो एंगल ऑफ प्रिज्म कैसे आएगा? दिया हुआ है एंड इट्स रिफ्रैक्टिंग एंगल। देखो क्या कह रहे हैं, मेरे पास एक प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिंग एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो यानी वो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एंगल है। तो प्रिज्म, दो रिफ्रैक्टिंग साइड के बीच का जो एंगल बनता है वही एंगल ऑफ प्रिज्म होता है ना। कि मेरे पास प्रिज्म की दो ऐसी साइड्स जो कैसी हो? रिफ्रैक्टिंग हो, उनके बीच का एंगल एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। तो वही एंगल ए कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। इस फॉर्मूले में ए की वैल्यू 60 रखो, म्यू कितना दे रखा है? √T। फाइंड क्या करोगे यहाँ से? डेल्टा एम। यहाँ से डेल्टा एम फाइंड करो कि डेल्टा एम कितना है। क्लियर? और ये डेल्टा एम आई में रखो, आई में डेल्टा एम उठा के रख दो, आंसर आ जाएगा। समझ आया? तो दो चीज यहाँ से याद रखनी है कि मिनिमम डेविएशन में एंगल आई किसके बराबर होता है? ई के। ठीक है?
ये बताओ 19वां कर लिया था, 19वां कैसे करोगे? ये भी पोलराइजिंग लाइट का क्वेश्चन है। मेलिस लॉ लगाना है इसमें बेटा, मेलिस लॉ लगाओगे, अनपोलराइज लाइट, 3 पोलराइजर लगाए हुए हैं। अब ये क्या कह रहा है कि हर पोलराइजर की जो एंगल है वो कितने डिग्री से चेंज हो रहा है? 30 डिग्री से। अगर पहले वाले को ऐसे रखा हुआ है तो दूसरा क्या कह रहा है? ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड पोलराइजर मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द ईच अदर एंड द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द लास्ट पोलराइजर इज क्रॉस्ड विद दैट ऑफ फर्स्ट। पहला और दूसरा, यानी पहला पोलराइजर है, दूसरे वाले कितना एंगल बना रहा है बेटा? दूसरा कितना एंगल बना रहा है पहले वाले के साथ? ये पहले वाले की एक्सिस थी, कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। कह रहा है ना कि पहले और सेकंड पोलराइजर में 30 डिग्री का फर्क है। थर्ड, अब क्या बोला है कि जो पहला और तीसरा है, क्या बोला देखो, द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ लास्ट पोलराइजर इज क्रॉस्ड विद दैट ऑफ फर्स्ट। तो इसका मतलब पहले वाले के साथ जो तीसरा पोलराइजर है वो क्रॉस है। तो क्रॉस का मतलब होता है कि 90 डिग्री की बात हो रही है। जब भी क्रॉस लिखा जाए तो समझ लो उन दोनों पोलराइजर्स के बीच में 90 डिग्री का अंतर आ रहा है। तो बताओ बेटा, अगर पहले और तीसरे पोलराइजर में 90 डिग्री का अंतर है तो दूसरे और तीसरे में कितना हो जाएगा? बताओ, ये दूसरा वाला था और ये तीसरा वाला है, तो दूसरे और तीसरे में अब कितने डिग्री का बनेगा? 60 डिग्री का। करेक्ट। तो ये 3 पोलराइजर हो गए और ये इनकी एक्सिस हो गई। ठीक है, अब हमें पता है कि हमेशा जब भी पहले पोलराइजर से लाइट निकलती है तो हमेशा कितनी इंटेंसिटी की निकलती है? I0/2 की। करेक्ट, याद है कि पहली इंटेंस जब भी मेरे पास, क्योंकि यहां से कैसी लाइट आ रही है? अनपोलराइज। तो अनपोलराइज लाइट है तो पहले पोलराइजर से कितनी इंटेंसिटी की निकलेगी? I0/2 की। अब बताओ इस सेकंड के बाद क्या निकलेगी? I इक्वल्स टू I0/2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। यही लिखोगे, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कितना हुआ कॉस 30? कॉस 30 कितना होता है? √3/2। √3/2। तो ये कितना हो जाएगा? 3/4। तो बेटा ये कितनी आई देखो, 3I0/8। अब ये 3I0/8 इस पे इंसिडेंट होगी, इसका ट्रांसमिशन वाला I कितना होगा? I इक्वल्स टू I0। तो I0 कितनी इंसिडेंट हुई है? 3/8 I0। कॉस स्क्वायर कितना एंगल है सेकंड और थर्ड के बीच में? 60 डिग्री का। तो अब यहाँ लिखेंगे कॉस 60 डिग्री। 3/8 I0 कॉस 60 कितना होता है? 1/2। तो 1/2 1/2 1/4। तो बेटा ये कितना हुआ देखो, 3/32 32। तो 3/32 I0। और I0 की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हें? इनिशियली I0 32। देखो इनिशियली वाली कितनी है? 32 वॉट। तो कर दो I की वैल्यू, I0 कितना रख दो? 32 रख दो। तो कितना आ जाएगा? ये I फाइनल आया 3/32 मल्टीप्लाई बाय 32। ओहो भाई, I0 32। तो आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। 3 आंसर, ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़िया जी। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 20 हो गया था। AC करंट का क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है देखो, अगर करंट, अगर मैं DC सोर्स से लगा रही हूं तो किसी कॉइल में कितना करंट फ्लो कर रहा है? 4 एम्पियर अगर 12 वोल्ट से लगाया तो भाई उस कॉइल का बेटा रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा। उस कॉइल का रेजिस्टेंस कितना आया? रेजिस्टेंस इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल्स टू IR। तो वोल्टेज कितनी है? 12, करंट 4 है, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया मेरे पास? 3 ओम, है ना। अब क्या कह रहे हो, आपने उसी कॉइल को अब की बार AC से लगा दिया, 12 वोल्ट की AC सप्लाई के साथ लगाया है, तो करंट कितना आ रहा है? 2.4 एम्पियर। तो बेटा ये DC वाला जो भी सोर्स होता है ये क्या बनता है? हमेशा RMS वैल्यू। करेक्ट। तो इसका मतलब तुम्हें VRMS कितना दिया हुआ है अब की बार? 12 वोल्ट। और IRMS कितना दिया हुआ है भाई? 2.4 एम्पियर। तो क्या मैं इस सर्किट का इंपिडेंस निकाल सकती हूँ? क्योंकि कॉइल है,
कॉइल के पास बेटा इंडक्टर भी होगा और इसकी खुद इस कॉइल का रेजिस्टेंस भी होगा जो तुमने अभी डीसी से निकाला है। ये देखो तुमने डीसी से निकाला है ना रेजिस्टेंस, तो कॉइल है तो बेटा इंडक्टर है, इंडक्टर है तो रेजिस्टेंस है जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो इस सर्किट का एलआर सर्किट का यानी ये बनी एक कॉइल इम्पिड, ये बना तुम्हारा एलआर सर्किट। एलआर सर्किट में इंपिडेंस किसके बराबर होता है? अंडर रूट आर स्क्र प्लस एक्सएल स्क्र। तो देखो जेड किसके बराबर आया? जेड के लिए लिखोगे तुम वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस। तो वी आर एम एस कितना है 12, आई आर एम एस कितना है 2.4। ये सॉल्व करो कितना आएगा जेड की वैल्यू, जो भी आए यहां रख देना 12/2.4। ठीक है। रेडियस कितना दे, सॉरी नॉट रेडियस, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 3 ओम, 3 3 9 प्लस एक्सएल का स्क्वायर। क्या हम एक्सएल फाइंड कर लेंगे यहां से? इस इक्वेशन से एक्सएल आ जाएगा, और एक्सएल आ जाएगा तो उसके बाद मेरे पास एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा एल। ओमेगा कितना दिया हुआ है 50, 2 पाई लिख लोगे ना, 2 पाई एफ एल। फ्रीक्वेंसी 50 दे रखी है तो मेरे पास एल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हम्म, आ जाएगा ना? यस मैम। नहीं समझ में आ रहा है तुम्हें? यस मैम। उसके बाद तुम बताओ मुझे कौन सा क्वेश्चन, ये वाला 25वां 25th किया था, वर्क फंक्शन का क्वेश्चन है ये। अंजलि कैसे करके आई हो इस क्वेश्चन को? भाई 25वां कैसे करके आए हो? काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस दे रखा है ना 2 से, वर्क फंक्शन नहीं निकाल सकते आराम से? हम्म, निकाल लोगे ना, 2 इक्वेशन बनेंगी। देखो मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है वर्क फंक्शन के केस में, जो मेरे पास जो फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी 2 हिस्से में डिवाइड होती है, एक तो वर्क फंक्शन में, दूसरी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है। इक्वेशन 1 न्यू को क्या लिख सकते हैं वेवलेंथ की टर्म्स में है, तो एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, सही है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वैसे बनता है हाफ एम वी स्केयर। तो देखो देखो मास और 1/2 ये कॉमन फैक्टर है। ठीक है, इनको मैं रिमूव भी कर सकती हूँ, दीज आर कॉमन फैक्टर। दूसरी वाली में भी यही बनेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूं कि इधर इस वाले केस में अगर वेलोसिटी v थी जब वेवलेंथ लैम्डा 1 थी, तो इन्होंने बोला है कि जब वेवलेंथ लैम्डा 2 हुई वर्क फंक्शन तो चेंज होने से रहा बट काइनेटिक एनर्जी कितने से चेंज हुई? देखो इट इज फाउंड, तुमने 124 से 248 किया है तो यानी वेवलेंथ बढ़ा दी गई, वेवलेंथ बढ़ा दी गई तो एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हुई है ना? कम मिलेगी। एनर्जी कम हुई होगी, तो इसका मतलब पहले वाले को मान लो ये 2 टाइम्स है काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे सिर्फ कितनी हुई है? देखो 2 इन 2 केसेस डिफर बाय ए फैक्टर ऑफ 2। maximum speed of the photoelectrons in the 2 cases is differ, maximum speed in the 2 cases is differ by, डिफरेंस है या क्या है? डिफरेंस है तो फिर मुझे यहाँ पे ऊपर 3 लेना पड़ेगा और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। 1 और 2 का क्या ले लो डिफरेंस? हम्म,
differ by the speed of the force. Maximum speed in the maximum speed differ by a factor of 2. ठीक है, in the एक second. It is found that maximum speed in the two cases differ by a factor 2. ये डिफरेंशिएशन में माइनस में है. फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करो जरा, करते हैं तो ये कितना बनता है. वर्क फंक्शन निकालना पड़ेगा सबसे पहले तो. एक काम करते हैं, इस काइनेटिक एनर्जी को अलग लिखते हैं. तो ये मेरा बनेगा hc/λ1 माइनस फाई इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. इक्वेशन 1. सेकंड का बनेगा hc/λ2 माइनस फाई इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. ये हो जाएगी मेरी सेकंड. ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को कर दो डिवाइड. कर दिया तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा. देखो hc/ मैं इसको λ1 लिख दूंगा माइनस फाई λ1 लिखो इसको. ये हो जाएगा फिर मेरा hc/λ2 माइनस फाई λ2 इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स 1. एक काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 2 की. ठीक है, देखो इसमें तुम्हें कैलकुलेशन ही करनी है, इसमें बेटा और कुछ नहीं है. अभी कह रहा है पहली और दूसरी में 2 का फर्क है, तो यहाँ पे इक्वेशन रख लेना. इसमें वेलोसिटी का फर्क बताया है, तो ये देखो ये स्पीड का फर्क है बाय 2 से, तो काइनेटिक एनर्जी का 4 से हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ m v². और पहली वाली बड़ी है, तो इन दोनों का रेशो v की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा. तो यानी ये काइनेटिक एनर्जी का जो इसमें रेशो बनेगा वो बनेगा यहाँ पे 4. ठीक है, इसको 4 के बराबर रख दो. तुम्हारे पास ये इक्वेशन है, यहाँ से फाई निकाल लेना. क्लियर है, सिंपल कैलकुलेशंस है, थोड़ा सा ट्रिकी तो है, देखो लेंथी बनेगा, करके ट्राई करना. ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अगली क्लास में. इसमें सिर्फ तुम्हें ये करना है, जो ये इक्वेशन लिखी है इसको 4 के बराबर इक्वेट कर दो और यहाँ से फाई निकाल लो. समझ आ रही है? किसी को डाउट है तो पूछ लो आज के सेशन में. बाकी फॉर्मूले वगैरह रिवाइज करना शुरू करो. तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं है किसी को भी? ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट.